हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइफ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2। आज के इस रीजनिंग के पार्ट में मैं करूँगा हेलोल्केन के कुछ रीजनिंग और अल्कोहल फिनॉल की रीजनिंग। एंड प्लीज़ ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। सारे की सारी रीजनिंग जितने भी अब तक बोर्ड में आई हैं, जो आपके एनसीईआरटी में हैं एक्सरसाइज में, उस सबको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करके दिखाया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो ये है पहला क्वेश्चन इसमें वो है आयोडोफॉर्म हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो आयोडोफॉर्म के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी होती है आयोडीन एटम को लिबरेट करने की। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन एटम। ध्यान दें, आयोडीन एटम, नॉट आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल से नहीं होता, आयोडीन एटम से होता है, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो CH3 है वो आई एटम लिबरेट करता है। ओके, आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CH3, जो आपका येलो कलर का होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका SN1 टेक्स फास्ट इन टर्शियरी कार्बन बट इन SN2 प्राइमरी कार्बन हैज़ हाई रिएक्टिविटी। देखिए, SN1 में क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है वो टोटली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ हाईली स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। देखिए, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन होता है वो sp2 होता है और इसके अंदर एक mtp ऑर्बिटल होता है, जिसमें हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्राइमरी कार्बन और यहाँ पर मैं देखूँ टर्शियरी कार्बन, देखिए, ठीक है, यहाँ मैं देखूँ इस प्राइमरी कार्बन को, यहाँ मैं देखूँ इस टर्शियरी कार्बन को, तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बन में ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर है क्योंकि एल्काइल ग्रुप ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे। इस यही रीज़न है कि स्टेरिक फैक्टर की वजह से SN2 में प्राइमरी में रिएक्शन फास्ट होती है, जबकि स्टेबिलिटी के हिसाब से टर्शियरी में यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। सो अगर आपसे कहे कि SN1 टर्शियरी में क्यों जल्दी होता है, तो आप कहेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ हाईली स्टेबल ऑन अकाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और SN2 में प्राइमरी कार्बन में क्यों रिएक्टिविटी फास्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। CCl2 इज कॉल्ड फ्रियॉन 12। देखिए, ये जो फ्रियॉन नाम गया है, फ्रियॉन 12, यहाँ पे जो 1 है ये स्टैंड्स करता है कार्बन नंबर को, ठीक है, और जो 2 स्टैंड करता है ये करता है फ्लोरीन के नंबर को। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, इसलिए इसको फ्रियॉन 12 कहा जाएगा। अगर ये CClF3 होता तो इसे हम फ्रियॉन 13 कहते। ऐसे अगर ये होता, मान लीजिए CF4, तो हम इसको फ्रियॉन 14 कहते हैं। Cl से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। तो जितने F उतना नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 स्टैंड्स फॉर 3F, 4 स्टैंड्स फॉर 4F। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो DDT है वो बैन क्यों हुआ, ठीक है। DDT जो है वो बैन क्यों हुआ यूएस में। देखिए, DDT का केस क्या था, DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये क्या था, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, मतलब डिकम्पोज नहीं होता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चल जा सकता है ये, ठीक है। इसी वजह से इसको यूएस में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि ये बैन क्यों किया गया यूएस में, तो था ये इफ़ेक्टिव, ये बहुत इफ़ेक्टिव था, लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, ये डिकम्पोज ही नहीं हो सकता था। नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसीटोन इन फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन। देखिए, फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन क्या कहता है, किसी भी एल्काइल क्लोराइड को अगर मैं NaI से रिएक्ट करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो मुझे अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। सेम मैं ब्रोमाइड को करूँगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड। ओके, अब ये अल्काइल आयोडाइड को का प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए हमें यहाँ, अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगा, NaCl NaBr, ये बेटा प्रेसिपिटेट होता है,
ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ये प्रेसिपिटेट CH3CO यानी एसीटोन में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और वो एसीटोन इसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अगर ये इसको रिमूव नहीं किया गया, तो हमें यील्ड बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, द NaCl गेट प्रेसिपिटेटेड इन एसीटोन। क्या आंसर देंगे, दी NaCl और NaBr precipitated in acetone and thus facilitate reaction to go in forward direction, ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस क्यूएच गिव इथेनॉल बट विद एल्कोहलिक क्यूएच गिव इथीन। देखिए क्या होता है, जब आप CH3CH2Cl को रिएक्ट करते हैं KOH एक्वस से, तो वो देता है इथेनॉल। लेकिन इसी को जब आप रिएक्ट करते हो KOH अल्कोहलिक से, तो होता है इथीन। ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखिए एक्वस KOH का मतलब क्या होता है, KOH प्लस वाटर। ठीक है, KOH प्लस वाटर। तो इसमें क्या होता है बेटे, आपको मिलता है K प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो बेटा आपको यहाँ पर CH3CH2Cl है। अब जैसे देखिए ये K प्लस है, ये OH माइनस, तो ये तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा बेटा, CH3CH2OH। लेकिन हम बात करते हैं एल्कोहलिक KOH की, तो यहाँ आता है KOH प्लस इथेनॉल, आपको मिलता है K प्लस और OC2H5 माइनस विच इज़ एल्कोक्साइड। अब आपको यहाँ मिलता है क्या, CH3CH2OC2H5। सेम रिएक्शन यहाँ से कैसे। अब ये जो एल्कोक्साइड होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि ये जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये होता है वीक बेस। ठीक है, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड का मतलब होता है जो H प्लस देता है, बेस का मतलब होता है जो H प्लस लेता है। अब यहाँ पर हिसाब किताब होता है, OH है वीक बेस, तो ये बेस इस एडजेसेंट कार्बन से H को ले जा नहीं सकेगा। ठीक है, OH माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल बट वेरी वीक बेस। However, when it comes to alkoxide, this is very strong nucleophile as well as very strong base, so it has capacity to take this adjacent H। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको, CH2H और ये CH2OC2H5। ठीक है, तो ये निकल जाएगा और यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, इन केस ऑफ एक्वस KOH, OH माइनस इज वीक बेस, so cannot abstract hydrogen from adjacent carbon atom, but alkoxide is strong base and can abstract hydrogen from adjacent carbon atom। ठीक है, सो एल्कीन इज फॉर्म, तो इसलिए क्या बनता है, एल्कीन इज फॉर्म। नेक्स्ट कह रहा है एराइल हैलाइड आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एराइल हैलाइड क्यों अनरिएक्टिव होता है, देखो एराइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपके पास है, अब आपने इसको क्या KOH से, तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगी या ऑलमोस्ट होगी नहीं। लेकिन वहीं पर अगर ये होता आपका CH3CH2Cl और तब आप करते KOH से, तो ये आराम से रिएक्शन कर जाता। अब ऐसा क्यों, तो देखो बेटा इसमें कंपैरिजन करते हैं। देखिए होता क्या है, पहला रीज़न है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है वो sp2 होता है बेटा। ठीक है, sp2 कार्बन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑब्वियस है, जो कार्बन होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर, क्योंकि OH माइनस जब आता है, जो न्यूक्लियोफाइल आता है उसका चार्ज खुद का क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं कर पाएगा। एक दूसरा यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है। देखिए जैसे ये अगर मैं यहाँ पर करूँ रेजोनेंस, तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि रेजोनेंस की वजह से, जैसे ये रेजोनेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। वी ऑल नो दैट अ डबल बॉन्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक बिकॉज इट इज़ शॉर्ट इन लेंथ, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पर जल्दी अटैक नहीं कर पाता। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जरूरी नहीं है OH माइनस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। सो देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट रीज़न। फर्स्ट, द कार्बन इन क्लोरोबेंजीन और एराइल हैलाइड इज sp2 hybridized which is highly electronegative. Second, the CX bond or CCl bond has a partial double bond character due to resonance, so it is difficult to break. Okay. नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग थायनिल क्लोराइड बेस्ट प्रेफर्ड। देखो थायनिल क्लोराइड क्या होता है, थायनिल क्लोराइड होता है बेटा SOCl2। अब जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पर है, वो कह रहा है अल्कोहल से बनाना है ना, तो देखिए जब आप CH3CH2OH को SOCl2 से करते हैं तो बनाता है CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। इसमें क्या होता है, दोनों बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैस होते हैं, बोथ बाय प्रोडक्ट आर गैस एंड हैंस कैन बी एस्केप ईजली, तो आराम से जा सकते हैं, लिविंग द मेन प्रोडक्ट बिहाइंड। ओके। अब सवाल आया, कहता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। देखो बेटा ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये तो है फिनॉल, ठीक है, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो बेटा सारे फिनॉल एसिडिक हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर NO2 ग्रुप है जो एक माइनस आई फेट ग्रुप है, ठीक है। माइनस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते अपनी तरफ और फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं। यहाँ पर फिनॉक्साइड स्टेबलाइज है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टेबलाइज क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने वाला ग्रुप है, ठीक है। एक माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप स्टेबलाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन एंड हैंस इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। जरूर नहीं फिनॉल की, किसी की भी कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कर सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी भी कर देता वो, ओके, इसमें कोई वो नहीं है, ओके। तो फिनॉल भी एसिडिक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी एसिडिक है, पैरा, बट ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है आपका, एक माइनस आई फेट ग्रुप है, ओके। अब इसने यहाँ पर एक बात क्या कही है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन, जो इनके फिनॉक्साइड आयन हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर फिनॉक्साइड का बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाने आपने, जैसे ये है, ये चला गया, ठीक है। फिनॉक्साइड जब एक H चला जाता है बेटा तो फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाएगा सिंगल पर, ये डबल बॉन्ड टूट का कॉर्नर पर, हमेशा ऐसा होता है, पेयर ऑफ जाता है सिंगल पर, डबल बॉन्ड टूट का कॉर्नर पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या बनेगा, ये यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ दो दिखाने, शिफ्ट शो करने के लिए रेजोनेंस ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे कहता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, जैसे ये देखो, ठीक है, तो देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ इसको, ये गया सिंगल पर, ये गैस पे और ये टूट के यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर दो एरो बन रहे थे बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ज़्यादा स्टेबल है, तो उसका जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल हो गया और यहाँ क्या हो गया, सिंगल हो गया, ठीक है।
अब आप चाहो तो आप यहाँ से भी इससे भी दिखा सकते हो कि ये गया इस पे, ठीक है, ये तो ऐसा था बेटा, ये गया इस पे और ये टूट के गया इस पे, ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हो। और ऐसे पैरा में क्या दिखा सकते हो आप, ये है, ये और ये है आपका, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, ये जाएगा इस पे, ये इस पे जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा बेटा, हमेशा एक ही कंसेप्ट आपने दिमाग में रखना है, वो क्या कि पेयर ऑफ हो जाएगा सिंगल पर और डबल बॉन्ड टूट के कहाँ जाता है कॉर्नर पर, बट क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में है तो ये सिंगल पे जाएगा, ठीक है, इसे कंजुगेट सिस्टम कहा जाता है। और फिर ये जाएगा इस पे, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा आपका, ये, ठीक है, ओके। ये जो इफेक्ट है इसे हम बेटा ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका इसका कंजुगेट सिस्टम, ओके, घर में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगले नंबर पे कुछ डेफिनेशंस आती है, जैसे कहेगा एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, तो देखो बेटा 100% इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, अगर आपके पास 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है तो इस मिक्सचर को हम रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। मिथाइलेटेड स्प्रिट क्या होता है, 95% इथेनॉल और 5% मिथेनॉल, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्प्रिट कहते हैं। नाउ डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, देखो कई अल्कोहल होते हैं जिसको लोग पी लेते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं वहीं पी लेते हैं, तो वो ना पिएं, उसको थोड़ा सा डीनेचर किया जाता है। डीनेचर का मतलब होता है कि यू आर दैट दिस अल्कोहल कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, पायरिडीन एंड मिथेनॉल, ओके, कॉपर जिसमें ये सब डाल दिया गया, ठीक है, एंड दस मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है बेटा। कॉपर सल्फेट डालते हैं कलर के लिए, पायरिडीन डालते हैं स्मेल के लिए, ठीक, गंदी स्मेल हो जाती है, और मिथेनॉल डालते हैं पॉइजनस करने के लिए। नेक्स्ट है वुड स्प्रिट, देखिए मिथेनॉल को ही हम वुड स्प्रिट कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है, ठीक है, इसलिए इसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। अब सवाल आता है अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, देखिए वो इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका वाटर है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर में सॉल्युबल होगा। नाउ नेक्स्ट आता है वाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरानाइट्रोफिन विच इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देखिए ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये होता है बेटे, चलो दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेते हैं और अच्छी तरह समझ आएगा, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पैरानाइट्रोफिनॉल, देखो बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है ये ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, स्टीम वोलेटाइल मीन्स लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडिविजुअल बॉन्डिंग है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन जब इनकी बात करते हैं इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये कौन सी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो सिंगल मॉलिक्यूल में एडजस्ट करता है, ये सिंगल है ये भी अलग सिंगल है, ठीक है, और दो सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, ठीक है।
लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के रूप में। तो देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है तो यानी कि मोर मॉलिक्यूलर मास एंड मोर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल, तो लेस मॉलिक्यूलर मास एंड लेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल बिकॉज देयर एग्जिस्ट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हैंस एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल। मोर ओवर दो टू क्या कहते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ वीक van der Waals force while 2-para-nitrophenol has intermolecular hydrogen bonding and they exist as associated molecule having more molecular mass and more boiling point। ठीक है, वीडियो को पॉज करके वीडियो को बार बार देख के भी आप ये रीजनिंग खुद लिख भी सकते हैं। ओके, खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। फिर क्या कहते हैं, द रिएक्शन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। ये एक स्पेशल रिएक्शन है। एक्चुअली क्यूमिन जो होता है वो ये होता है बेटा। ठीक है, अब इससे फिनॉल बनाना है तो पहले आप इसको O2 से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर जब इसको एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको क्या देगा, फिनॉल, और साथ में निकलेगा आपका CH3COCH3। ठीक है, अगला क्या, राइट टू रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कंपेयर विद द एसिडिटी ऑफ इथेनॉल। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप क्या करिए, जैसे ये फिनॉल है, इसको आपने मेटल से कर दिया, ठीक है, सोडियम मेटल से कर दिया, तो ये क्या देगा, ये देगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। वहीं पर अगर मैं इस फिनॉल को रिएक्ट कर दूं NaOH से, तब भी ये मुझे फिनॉक्साइड देगा, और ये अब मुझे क्या देगा, वाटर। ठीक है, तो दिस शो दैट फिनॉल इज एसिड बिकॉज रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज़ एसिड बिकॉज रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। इथेनॉल नहीं देता क्योंकि फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। फिनॉल क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सोफिनॉल। देखिए ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है आपका ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, ऐसा बना देता हूँ, ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। देखो बेटा इन सब में कॉमन क्या है, फिनॉल पार्ट जो एसिडिक है। ठीक है, अब ये होता है -I फैट ग्रुप और ये होता है +I। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो फिनॉक्साइड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is a strong acid as nitro group is -I effect group। ठीक है, and stabilize phenoxide ion। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मिथॉक्सी ग्रुप इज +I effect group। ठीक है, एंड destabilize द फिनॉक्साइड आयन। आप -I के साथ -R भी कह सकते हो, +I के साथ +R भी कह सकते हो, नो इशू, दोनों ही इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अगेन हाउ OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिल। देखिए बेटा ये कहना चाहता है कि अगर बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो वो आराम से इलेक्ट्रोफाइल्स को क्यों अटैक करने देता है, यानी यहाँ पर OH यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो बेटा उसका रीज़न है दिस इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस भी कौन सा, दैट इज़ +R इफेक्ट। देखिए बेटा अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाता हूँ, फिनॉल का रेजोनेंस, ये ऐसा
ठीक है, ठीक है। और ये फिर इसके बाद ये ऐसा है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो फिनॉल है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑब्वियस है यहाँ पर और यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस तीनों पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्यों हायर है बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का? तो सेम रीज़न है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इन अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है बेटा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लिमिटेशन विलियमसन। देखिए विलियमसन से कहते हैं जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करते हो तो वो ईथर देता है। अब ज़रा कंसेप्ट समझिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर है CH3Br और मैं लिखा NaOC CH3 तो मुझे मिलेगा CH3O CH3 लेकिन अगर मैं लिखता हूँ CH3C CH3Br प्लस NaOCH3 तो मुझे एल्कीन मिला। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो आने वाला ग्रुप है वो एल्कोक्साइड है। क्या है वो? एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एंड इट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। सी हाउ होता क्या है, पहले ये जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब क्योंकि एल्कोक्साइड अब जाए, अब ये एल्कोक्साइड क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये जिस कार्बन से अटैच होता है उसके एडजेसेंट कार्बन से एच ले जाता है, तो या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कहीं से ले जा सकता है। मान लो मैं लेके कह रहा हूँ यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि एल्कोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप बोलोगे एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, टू फॉर्म एल्कीन। दैट इज़, ये लाइन देना बहुत ज़रूरी है, एलिमिनेशन compete ओवर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन compete ओवर सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दो, एलिमिनेशन compete ओवर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले सब्स्टिट्यूशन हुआ उसके बाद एलिमिनेशन हुआ, ठीक है। अब अगला जो सवाल कह रहा है वो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल इज़ नॉट सुटेबल मेथड। देखिए होता क्या है, जब भी एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं आप किसी भी अल्कोहल का, तो वो हमेशा क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है। तो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज SN2 टाइप रिएक्शन, यानी वो SN2 को फॉलो करता है, ठीक है। अब SN2 में क्या होगा बेटा? सबसे पहले किस पे रिएक्शन होगा? प्राइमरी में होगा, फिर किसमें? सेकेंडरी में होगा, फिर किसमें होगा? टर्शरी में होगा। क्योंकि टर्शरी में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होता है? प्राइमरी के लिए, ना कि सेकेंडरी, ना ही टर्शरी के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ध्यान से सुनिए, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, देयर इज़ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। एंड हेंस दे अंडरगो सेल्फ डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। समझिए होता क्या है, जैसे मान लो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, ये टर्शरी कार्बन। अब ये क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा ग्रुप तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये अपने में से एक H+ निकाल देगा और बनाएगा
एक एल्कीन। जबकि अगर ये प्राइमरी होता बेटा तो यहाँ पर स्टैक हिंड्रेंस बहुत कम होता, क्योंकि एक ही एल्का ग्रुप अटैच है, तो दूसरा आराम से अल्कोहल यहाँ पर, ये देखो, आराम से अटैक कर जाता। लेकिन यहाँ पर तो 3 एल्का ग्रुप है। अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे दिखाऊं, मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है। इतने बड़े बड़े ग्रुप इसको रोक के बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इस केस में देखो, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ एक ही एल्का, आराम से इसने अटैक किया और अब क्या होगा, प्रोटोनेट होके यहाँ पे अटैक करेगा और फिर डीप्रोटोनेट हो जाएगा और अल्कोहल और आपका ईथर बना देगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर अल्कोहल फिनॉल ईथर तक का रीजनिंग। ठीक है, और अगर कोई और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के मैकेनिज़्म की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।